मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटे, हमने कल किया था यह दंतुरित मुस्कान कविता किया था, पाठ नंबर 6। यह दंतुरित मुस्कान, इसके कवि हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी इसके कवि हैं। तो हम बेटे फर्स्ट जो हमारे पास स्टैंजा था, फर्स्ट स्टैंजा हम कर चुके थे। आज हम बाकी की बची हुई कविता को करेंगे। तो इसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान मीन्स छोटे छोटे दांतों की मुस्कान। तो दोबारा से इसके प्रसंग में मैं आपको बता दूं, क्या आप इसका प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी ने एक छोटे बच्चे की दूधिया मुस्कान को देखकर या छोटे छोटे दांतों की मुस्कान को देखकर जो उसके मन में भाव उमड़ रहे हैं उनके बारे में बताया है, उनके बारे में हमें परिचित करवाया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो या देख लूं। हाँ जी, इसमें देखिए कहते हैं क्या कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अब इस पूरे पहरे में मैं आपको बता दूं एक छोटे 2-4 शब्दों में कि कवि इसमें बच्चे से बातचीत कर रहा है और बच्चे से कहता है कि वो ये कहता है कि चलो ठीक है, तुमने मुझे नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, तुम मुझे इस प्रकार से एक टक लगा कर ना देखो। तुम क्योंकि तुम मुझे एक टक लगा कर देखते रहोगे, एक टक यानी कि एक बिना पलक झपकाए, तो उसको बोलते हैं एक टक। तो तुम थक जाओगे, अपनी आंखें तुम हटा लो या फिर मैं तुमसे तुम्हारे सामने से अपने आप को हटा लेता हूँ ताकि तुम्हारी आंखों को जो है आराम मिल जाए। और फिर कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ ही, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस बाह्य जगत के अंदर एक बच्चे का परिचय उसकी माँ कराने में, बच्चे का परिचय कराने में उसकी माँ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कवि क्या कहता है कि तुम्हारी माँ ने ही, तुम्हारी माँ और तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ के कारण ही मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देख पाया हूँ। और इस तरीके से बातचीत करते हुए कहते हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष यहाँ पर शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। पेंसिल आप साथ में रखें, पेंसिल से आप अंडरलाइन करते रहिए जिन शब्दों को मैं अंडरलाइन करा रही हूँ। शब्द अर्थ, हाँ जी लिखिए। फर्स्ट हमारे पास है क्या, अनिमेष। अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए, या बोल सकते हैं एक टक लगा कर देखना या टकटकी लगा कर देखना। एक टक या टकटकी लगा कर देखना मीन्स बिना पलकों को झपकाए एक लगातार देखते रहना क्या होता है, अनिमेष। कहते कवि कहता है कि क्या हुआ अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तो क्या तुम मुझे एक टक लगाकर देखते ही रहोगे। बच्चे से पूछ रहा है क्या तुम मुझे
एकटक लगाकर देखते ही रहोगे, बिना पलक झपकाए ऐसे ही देखते रहोगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो बच्चा उसको यानी कि कवि को पहचानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए बेटे क्या होता है, यहाँ पर कहते हैं कि थक गए हो, आँख लूं मैं फेर। अब कवि से पूछता है, क्या कवि बच्चे से पूछता है क्या तुम थक गए हो। मतलब कि वो बच्चा जो है एक टक लगाकर देखता रहता है, देख रहा है कवि की ओर। तो उससे प्रश्न करता है कवि, क्या तुम मुझे एक टक लगाकर देखते देखते थक गए हो, आँख लूं मैं फिर, क्या मैं तुमसे तुम्हारे सामने से अपने आप को हटा लूं, ताकि कहने का भाव ये है कि अगर मैं तुम्हारी आंखों से हट जाऊंगा, तुम्हारी आंखों के सामने से हट जाऊंगा, तो क्या होगा कि तुम्हारी आंखों को जो वो आराम मिलेगा। फिर देखिए, क्या हुआ यदि हो न सके परिचित पहली बार। अब कवि कहते हैं उस बच्चे से, कोई बात नहीं, अगर तुम परिचित में जान पहचान, क्या हुआ अगर तुम मुझे पहली बार में पहचान नहीं पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान। अब कवि क्या कहता है कि कोई बात नहीं है बेटा, कि अगर कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाए पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी माँ आज मेरे बीच में माध्यम न बनी होती, जैसा कि मैंने बताया कि बाह्य जगत का जो परिचय, बाह्य जगत में यानी कि संसार में माँ ही एक बच्चे का परिचय कराती है, तो ठीक वो इसी प्रकार कवि यहाँ पर कह रही हैं कि अगर तुम्हारी माँ हमारे बीच में माध्यम न बनी होती, यानी कि एक दूसरे को मिलाने का साधन, एक दूसरे को मिलाने का काम ना करती, तो मैं न तो तुम्हें देख पाता, अर्थात जो तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान है, छोटे छोटे दांतों की मुस्कान है, मैं उसको न तो देख पाता और न ही मैं तुम्हें जान पाता। फिर कवि कहते हैं, धन्य तुम हो, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। यानी कि कवि कहता है कि तुम्हारी माँ और तुम दोनों ही बहुत धन्य हो, अर्थात कहने का अर्थ है कि तुम दोनों ही सम्मान के पात्र हो। अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती तो मैं तुम्हारी मुस्कान को ना ही देख पाता। तो अब कवि कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हो, अर्थात तुम दोनों ही सम्मान के अधिकारी हो। फिर कहते हैं कवि कि चिर परवासी में इतर में अन्य, चिर परवासी में इतर में अन्य। चिर परवासी होता है लंबे समय तक बाहर रहने वाला। लिखिए, चिर परवासी, चिर मैंने लंबे समय से बाहर रहने वाला, लंबे समय से बाहर रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, लंबे समय से बाहर रहने वाले को हम बोलते हैं चिर परवासी। अब कहते हैं चिर परवासी में इतर में अन्य, यानी कि इतर होता है दूसरा। यहाँ पर लिखिए इतर, इतर होता है दूसरा, अन्य मीन्स पराया। पराया, ठीक है। चिर परवासी, इतर में अन्य। अब कवि कहते हैं उस बच्चे को कि मैं तुम्हारे लिए, कवि इस बच्चे को क्या कहते हैं
कि मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, एक पराया हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से बाहर था, इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। क्या तुम्हारा इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क? कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार के कवि कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए एक मेहमान के समान हूँ, अतिथि मेहमान के समान हूँ, और मुझ जैसे मेहमान से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्या हम कहाँ पर थे भाई? हाँ जी, हम थे कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क रहा। अब कवि कहते हैं कि मैं तो एक मेहमान के समान हूँ, तो मुझसे भला तुम्हारा क्या संबंध रहा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत लंबे समय से बाहर रहने वाला कोई दूसरा हूँ तुम्हारे लिए कोई पराया हूँ। मैं जिस प्रकार मेहमान जो होते हैं वो बहुत दिनों में आते हैं, तो उनकी पहचान नहीं होती, तो वो कहते हैं कि इसी प्रकार मैं तुम्हारे लिए एक मेहमान के समान हूँ, इसीलिए तुम मुझसे, मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा, इसीलिए तुम मुझे नहीं जान पहचान पा रहे हो। फिर कहते हैं उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क यानी कि ये पंचतत्व से मिला होता है, पंचतत्व से मिलकर बना। तो पंचतत्व के बारे में आप सभी जानते होंगे, जैसे दूध, दही, घी, शहद, जल आदि का मिश्रण, उसे बोलते हैं मधुपर्क। इसे बोलते हैं मधुपर्क बोलते हैं। देखिए, लिख ही लीजिए इसका मीनिंग भी आप। मधुपर्क क्या होते हैं बेटे? पंचतत्व जिन्हें बोलते हैं दूध, घी, शहद, जल व दही का मिश्रण, उसकी यानी कि पंचतत्व बोलते हैं इसको। ये होता है मधुपर्क। अब कहते हैं कवि कि तुम केवल अपनी माँ को ही पहचानते हो। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। कहते ना, कवि कहता कि मैं तो तुम्हारे लिए एक पराया हूँ, दूसरा हूँ, तुम्हारे लिए एक मेहमान की भांति हूँ। तुम मुझे पहचान नहीं पाते, तुम्हारा तो संबंध मुझसे है ही नहीं। केवल तुम्हारा संबंध किससे? तुम्हारी माँ से है। तुम अपनी माँ को ही जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि माँ की उंगलियां ही तुम्हें शहद जैसे इन 5 मधुपर्क, इन 5 तत्वों का तुम्हें पान कराती है। इसीलिए तुम केवल किसका पहचानते हो? अपनी माँ को ही पहचानते हो। कहते हैं देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। कवि कहता है कि देखते तुम कनखी। अब मैं आपको बता दूं कि कनखी क्या होता है। जैसे ये आंखें होती हैं हमारी आँख की साइड में जो ये होती है कोर, इसको तिरछी निगाहों से देखना है। कई बार आपने देखा होगा कि हम फ्रंट में सामने देखने की बजाय इस तरीके से आप देखते, तिरछी निगाहें देखना, उनको बोलते हैं कनखी। कनखी यानी कि तिरछी निगाह से देखना। कनखी लिखिए, तिरछी निगाह। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। हाँ जी, देखिए बेटे, कनखी होती है तिरछी निगाह। तो अब इसमें क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि तुम जब मुझे अपनी कनखी से, कोई बात नहीं, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, हमारा संबंध नहीं है, डोंट वरी,
तो कहते हैं कि लेकिन फिर भी जब तुम मुझे अपनी तिरछी निगाहों से देखते हो और होती हैं जब आंखें चार, मेरी और तुम्हारी आंखें जब मिलती हैं, आंखें चार मीन्स मिलना, आंखों का मिलन होना, जैसे एक दूसरे की आई कांटेक्ट जिसको बोलते हैं। जब मेरी और तुम्हारी आंखें मिलती हैं तो मुझे तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान। छविमान होती है सुंदर, छविमान सुंदर। तो कवि कहते हैं कि भले ही हमारा संबंध ना रहा हो, फिर भी जब तुम अपनी तिरछी निगाहों से मुझे देखते हो और तुम्हारी और मेरी आंखें जब चार होती हैं, यानी कि आंखें मिलती हैं, आपस में हमारा आई कांटेक्ट होता है, तब क्या होता है, मुझे तुम्हारी जो ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान है, हंसी है, बड़ी ही प्यारी लगती है, बड़ी ही सुंदर लगती है। तो ये था बेटे इस कविता का भाग, ये इस कविता का आपको बता दिया है मैंने, सार व्याख्या जो इसकी हम बोल सकते हैं इसको, ये हमारी व्याख्या है। तो अब देखिए बेटे इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम अब काव्य सौंदर्य में तो वही बात आ जाएगी कि नंबर 1 खड़ी बोली है, नंबर 2 भाषा सहज व सरल है, नंबर 3 क्या होगी कि संस्कृत निष्ठ भाषा यानी कि तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, नंबर 4 वात्सल्य रस है, नंबर 5 पंक्तियाँ छंद मुक्त हैं, यानी कि कोई भी छंद नहीं है इनमें। फिर आप लिखेंगे वात्सल्य रस तो बोल ही दिया, इस तरीके से अलंकार बता देंगे। अलंकार है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, प्रश्नात्मक शैली है, क्योंकि बच्चे से बार बार कवि ने क्या किए हैं, प्रश्न किए हैं, पूछा है कि किसमें कि क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे, टकटकी लगा कर देखते रहोगे, क्या तुम थक गए हो, मैं अपनी आंखें फेर लूँ, क्या तुम मुझे पहली बार में पहचान नहीं पाए। यहाँ पर इन सभी में क्या होती है, हमारे पास प्रश्नात्मक शैली है, ठीक है। फिर आंखें चार होना, कनखी मार, ये सभी क्या होती हैं, आंखें चार, ये यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरों का प्रयोग करके काव्य सौंदर्य को और भी अच्छा बना दिया गया है काव्य साहित्य को। तो स्टूडेंट्स ये तो था बेटे हमारा व्याख्या। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट प्रश्न निकल कर सामने आता है क्या कि कहते हैं कि कवि व बच्चे के बीच में माध्यम कौन बने। फर्स्ट कवि व बच्चे के बीच का माध्यम कौन बनी थी। कौन बनी थी, माँ, बच्चे की माँ। फिर हमारे पास आता है कि माँ किसका पान करती है, माँ बच्चे को किसका पान कराती है, किसका पान कराती है। मधुपर्क लिख सकते हो, पंचतत्व लिख सकते हो, या दूध दही व शहद जल आदि का मिश्रण आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर से बेटे आपकी क्वेश्चन आंसर्स। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है
कवि ने अपने आप को क्या बताया है? कवि ने अपने आप को कहा है क्या? कवि ने अपने आप को चिरप्रवासी कहा है, अर्थात लंबे समय तक बाहर रहने वाला कहा है। ठीक है, हमारे पास फिर आते हैं बेटे, तो अगला क्वेश्चन निकल कर आता है क्या कि बच्चा कवि बच्चे को कैसे कहता है, क्या कहता है कि तुम मुझे कैसे देखते हो? बच्चा कैसे कवि की तरफ किस प्रकार से देखता है? कनखी से, यानी कि तिरछी निगाहों से देखता है। बच्चे का कवि को बच्चे की दंतुरित मुस्कान कैसी लगती है? कवि को बच्चे की दंतुरित मुस्कान बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें था इतना ही। अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ सारा का सारा इस पोएम के अंदर, जो स्टार्टिंग से लेकर और अंत तक इस पोएम की समरी क्या रहेगी। सबसे पहले तो बेटे अगर हम बात करें तो इस पोएम की समरी के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग में यह तंतुरित मुस्कान हम बताते हैं कि कवि ने बच्चे के छोटे छोटे दूधिया दांतों से की हंसी का वर्णन किया है। इसमें मुस्कान का वर्णन किया है कि उसको देखकर जो कवि के मन में भाव उमड़ते हैं, उनसे क्या होता है कि उन भाव उमड़ते हैं, उनको कवि ने इस कविता में दर्शाया है। तो कवि कहता है कि छोटे बच्चे की जो मुस्कान है वो इतनी प्यारी है कि वो क्या करते हैं, एक मृतक में भी, एक मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। और क्या बताया है, कवि ने बताया है कि बच्चे के जो धूल और मिट्टी से सना हुआ जो शरीर है वो इस प्रकार लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कोई कमल का फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गया हो। और ये कहते हैं, कवि कहते हैं कि खिल गया हो। और दूसरी बात फिर यहाँ पर कवि ने क्या कही है, कवि ने ये बात भी कही है कि बच्चे के, कवि ने ये बात भी कही है कि बच्चे के स्पर्श से ही, बच्चे का स्पर्श पाकर क्या हो गया, जो उसके कठोर तालाब था, यानी कि जो पत्थर था, सॉरी कठोर पत्थर था, वो भी क्या हो गया, जल बन गया। और अब कहते हैं कि छोटे बच्चे का जो स्पर्श पाकर क्या हुआ, छोटे बच्चे का स्पर्श पाते ही बांस और बबूल के पेड़ से भी शेफालिका जैसे फूल झड़ने लगते। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो सभी के सभी कठोर से कठोर जो चीज़ होती है वो एक छोटे से बच्चे की मुस्कान को देखकर क्या हो जाती है,